प्रॉपर्टी में इस वक्त जो 2025 है रियल स्टेट में, ये काफ़ी लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें सबसे पहले जो था वो बैंक का रेट था, जो इंटरेस्ट रेट है मार्कअप में अभी 1% और कमी की गई है, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद कम होगी। इससे भी रियल स्टेट में काफ़ी बेहतरी के इम्कान हैं। दूसरा, अभी एक जो है FBR को तजावीज़ मुख्तलिफ दी गई हैं, जिसमें एक तजवीज़ ये दी गई है कि 5 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई पूछ गिछ ना की जाए। अगर ये जो तजवीज़ है इसको मान लिया जाता है, FBR इसको एक्सेप्ट कर जाती है, जिसके कि काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, तो इससे रियल स्टेट सेक्टर में बहुत बड़ी एक जो है इन्वेस्टमेंट आने के इम्कानात हैं। क्योंकि 5 करोड़ रुपए की एक बड़ी अमाउंट है। अगर ये 5 करोड़ की शर्त मान ली जाती है कि ये इन्वेस्टमेंट जो आप कहाँ से लाएं इसकी पूछगिछ ना हो, तो रियल स्टेट सेक्टर में काफ़ी बेहतरी के इम्कानात हैं। और 2025 हवाले से काफ़ी उम्मीद है कि जो अच्छी जो पॉलिसीज़ हैं उसके साथ शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 साल हो चुके हैं रियल इस्टेट सेक्टर में। मुश्किल डील की जो बात है, कोई एक डील मुश्किल नहीं होती। असल में कौन सी डील मुश्किल होती है हम ये देखेंगे, और कौन सी आसान होती है। जब कोई भी कस्टमर जो कि आपके पास आया है प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, अगर आप उसको एतमाद नहीं दिला सके, वो आप पे एतमाद नहीं कर रहा, तो वो डील मुश्किल होगी। जितना ज़्यादा एतमाद का लेवल ज़्यादा होता जाएगा, उतनी ही डील आसान होती जाएगी, और जितना एतमाद का लेवल कम होगा उतनी ही डील मुश्किल होगी। तो सबसे अहम क्या होता है कि जो कस्टमर आपके पास आया है वो आप उसको एतमाद दिलाएं। यही वजह है कि जब कस्टमर एक से दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा आता है तो फिर वो डील इंतहाई आसान हो जाती है। उसमें बिल्कुल भी ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होती। वजह उसकी यही होती है कि अब एक दफ़ा उसने डील कर ली, अब वो एतमाद कर रहा है आप पे, तो दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा वो मुश्किल पेश नहीं आती। तो अहम ये होता है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो आप पर एतमाद करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका एतमाद किस तरीके से जीतते हैं। थैंक यू सर। कोई भी मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो रियल स्टेट की फील्ड है ये सबसे अच्छी फील्ड है। उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर है, और इसमें जो अर्निंग के चांसेस हैं, जो कमाई के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब होता क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ लोग आते हैं, पता चलता है जिसने BSc किया है, MSc किया हुआ, फलां किया है। अब मैं उनसे कहता हूँ, वो हमारे पास आते ही कहते हैं कि जनाब हमने ये रियल स्टेट का काम सीखना है और आप हमें क्या सैलरी देंगे। मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपने MA किया है, BA किया हुआ है, जो भी आपकी एजुकेशन है, आपने कितने पैसे खर्चे हैं अभी तक। वो कहता है कैलकुलेशन अगर करें तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। 25 लाख खर्चने के बाद भी वो कुछ नहीं कमा पा रहा। हम उसको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उसको वो सिखाना चाहते हैं जो कि 6 माह के बाद ही वो एक बड़ी रकम कमाने लगेगा, बजाय इसके कि वो हमें कहे कि मैं आपको ये देता हूँ, वो हमसे पैसे मांगता है कि जी आप मुझे 25-30 हज़ार रुपया भी दें और काम भी सिखाएं। तो जो इस तरह लोग आते हैं वो कभी नहीं सीख पाते। सीखता कौन है, जो वो ये समझता है कि हाँ ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बगैर इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है। लोग हमारे पास इस तरह के भी आते हैं जो कि यहाँ पे आके सिर्फ सीखने के लिए आते हैं, और ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि बहुत ही जल्दी वो कमाना भी शुरू कर देते हैं। तो रियल स्टेट सेक्टर में सबसे अहम ये है कि आप जो इस फील्ड में आ रहे हैं आपको इसकी अहमियत का पता हो, और आप यहाँ पे सीखने आए। अगर आपने सीखा हुआ नहीं है और शुरू में ही आप कहेंगे कुछ अर्न हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। पहले आपने सीखना है, फिर आप कमाएंगे। थैंक यू सर। रियल स्टेट सेक्टर जो है जी, इसमें मुझे तो के 25 साल के करीब हो गए काम करते हुए। तो इसमें मैंने देखा है कि इसमें एक सर्कल है। इस सर्कल में एक टाइम के ऊपर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बूम पे जाती है, फिर बूम पे जाने के बाद फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता हुआ जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू होती है। तो ये मैं 2000 से लेकर अगर आज तक की बात करूँ तो ये तीसरा सर्कल चल रहा है जो कि रियल स्टेट सेक्टर में है। और इस वक्त मार्केट जो सर्कल है वो हम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव होना 2025 में शुरू हो चुके हैं। 2025 में ये बिल्कुल ऊपर तो नहीं जाएगा ये सर्कल, लेकिन ये है कि ये ऊपर की तरफ बिल्कुल बॉटम से ऊपर उठना शुरू हो चुका है।
और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। बहुत से लोग जो हैं जब प्रॉपर्टी की कीमतें कम होती हैं तो वो बाइंग नहीं कर रहे होते, वो समझते हैं कि शायद अब ये प्रॉपर्टी की प्राइस कभी बेहतर नहीं होगी। इस तरह के अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि ये एक कुदरती तरीक़ाकार है, नेचर का एक तरीका है कि अगर कीमतें नीचे नहीं जाएंगी। जैसे मैं अगर देखूँ तो 2 साल पहले अगर फेज़ 8 एक्सटेंशन हम बैरिया की बात करें तो यहाँ पे जो 10 मरले का नॉन डेवलप प्लॉट था वो 60 लाख का हो गया था। तो अगर मार्केट नीचे ना जाती तो आज वो 1 करोड़ का होता, तो वो ख़रीद से बाहर निकल जाता, कुव्वत ख़रीद से। आज वही प्लाट आपको फिर 20 लाख का मिल रहा है, तो जो 60 लाख वाली चीज़ है वो फिर 20 लाख पे आ गई है। तो अब एक फिर जो स्पेस पैदा हो गई है प्राइस के अंदर, अब आसानी से कोई भी बंदा जब 20 का लेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर जाना शुरू होगी तो उसको फ़ायदा होगा। इसी तरह जो घरों की कीमतें कम हुई हैं, प्लॉट्स वो जो डेवलप हैं वो कम हुए हैं, अगर ये प्राइस नीचे ना आती तो आज बहुत से लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर चली गई होती। तो ये कुदरती तौर पे होता है कि एक टाइम पे प्राइस जो है वो नीचे आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाती है। उससे हर जो बंदा है वो इसको ख़रीद सकता है, उसकी ख़रीद में आ जाती है। इसी तरह जो सस्ती सोसाइटी हैं वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस आई है। जैसे बिलो वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस वक्त जो पोजेशन वाला प्लॉट है आपको 5 मरले का 14 लाख का मिल रहा है, 10 मरले का 20 लाख का मिल रहा है। तो ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइस थी। कनाल का प्लॉट वहाँ पे 30 लाख का मिल रहा है जो कि 60 लाख का नहीं मिलता था। तो यही वजह है कि जब वो सर्कल नीचे से ऊपर उठना शुरू होता है तो जो लोग इस वक्त यहाँ पे इन प्राइस के ऊपर ख़रीद लेते हैं वही विन करने वाले होते हैं, वही कल को जीतते हैं, वही ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। तो बहुत से लोग उस वक्त रियल एस्टेट में इन होते हैं जब प्राइस ऊपर जा चुकी होती है और वो एग्ज़िट का टाइम होता है, तो वो लोग एग्ज़िट के टाइम पे एंटर हो रहे होते हैं, तो वो नुकसान करते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है एंटर होने का रियल एस्टेट में। जो इस वक्त एंटर होगा वो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे एक बड़ा फ़ायदा कमाएगा। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सवाल किया, आपका सवाल ज़बरदस्त है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है वो हर वक्त कह रहे होते हैं कि जनाब यही वो वक्त है जब कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये पिछले 2-3 साल से ये कह रहे हैं और प्रॉपर्टी बेहतर होने के बजाय नीचे जा रही है। तो जिन लोगों ने उनके कहने पे 2 साल पहले प्रॉपर्टी ख़रीदी थी आज उसकी प्राइस कम हो गई है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि कौन सा वक्त दुरुस्त है और क्या ये वही वक्त है जब नीचे से प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो उसके 1-2 तरीके हैं, एक जो फार्मूला है आप इससे इसको तज्ज़िया कर सकते हैं। नंबर 1 तो इस वक्त इस तरह की मार्केट जब भी होती है आपको फ़ाइल में नहीं जाना, फ़ाइल ख़रीदने का ये टाइम नहीं होता। इस वक्त आपका जो वक्त है वो चीज़ ख़रीदे जो कि पोजेशनेबल हो, प्लॉट हो या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि घर बना हुआ है, अपार्टमेंट है, शॉप है, कुछ भी। तो इस तरह की चीज़ जो है इस वक्त मार्केट में मोस्टली काफ़ी कम प्राइस पर अवेलेबल है। इसमें फिर ख़रीदते हुए आपने प्रोजेक्ट देखना होता है कि सोसाइटी कौन सी है, प्रोजेक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपने देख के लेनी है। दूसरा पॉलिसीज़ अहम है कि ये वक्त ऐसा है, वो पॉलिसी बताती है। जैसे कि मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि हुकूमत ने अब पिछले साल 22% से ज़्यादा मार्कअप रेट था। अगर उस वक्त कोई बंदा ये कह रहा था कि अभी प्रॉपर्टी खरीद ले बेहतरी आ जाएगी, तो मार्कअप रेट जो है वो इस चीज़ को बता रहा था कि नहीं अभी बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि पैसा नहीं आएगा रियल एस्टेट में। इन्वेस्टमेंट जितनी है वो उठा के लोगों ने बैंकों में डाल दी है, क्योंकि रियल एस्टेट में 22% 25% से ऊपर अगर कमाएंगे तो फिर लोग आएंगे ना। तो और यहाँ पे यकीनी भी नहीं है, जबकि बैंक में यकीनी है कि 22% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बैंकों में जा रही थी, तो रियल एस्टेट में पैसा नहीं आ रहा था। अब जबकि मार्कअप 10-11-12% पे आ गया है, तो अब ये नज़र आ रहा है कि अब जो 22% वाले हैं जो प्रॉफिट ले रहे थे वो पैसा निकालेंगे और रियल एस्टेट में डालेंगे। तो जब इसमें पैसा आएगा तो यकीनी तौर पर इसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि पैसे के बगैर तो सेक्टर में बेहतरी नहीं आ सकती। तो पिछले 1-2 साल में इसमें पैसा ही नहीं आ रहा था, ना मकामी तौर पे ना ओवरसीज़। अब जबकि ये मार्कअप कम हो रहा है तो इसमें पैसा आना शुरू हो चुका है। हुकूमत की पॉलिसी जो है, हुकूमत ने देख लिया कि अगर पॉलिसी नरम करेंगे तो उससे टैक्स ज़्यादा मिलेंगे उनको, तो उससे भी इसमें बेहतरी आने के इम्कान आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो टाइम है ये वाकई प्रॉपर्टी खरीदने का है या नहीं है। Very good, sir. Thank you. देखिए जी, जो फ्लिप का ऑप्शन है प्रॉपर्टी में,
ये उस वक्त ज़्यादा, जैसे प्लॉट्स में अगर हम देखें तो उस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम होता है। नॉर्मली अगर आप फ्लिप में जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, आप पुराना कोई घर लें, इसको रेनोवेट करें और रेनोवेट करके बेचें। ये हर तरह के जो प्रॉपर्टी का मंदा तेज़ी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की सूरत हाल हो, ये ऐसी एक चीज़ है जो आपको फ़ायदा देती है। ये जो फ्लिप करना होता है ये फ़ायदा देता है कि आपने को पुराना घर रीज़नेबल प्राइस पे, रीज़नेबल जगह पे देख के लिया, और पहले कैलकुलेशन निकाल ली किसी अच्छे बंदे से, किसी इंजीनियर से। अगर आप खुद कर सकते हैं तो पहले कैलकुलेशन निकाल लें कि ये रेनोवेशन के ऊपर कितने पैसे लगेंगे। रेनोवेशन की कैलकुलेशन करें, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके मुताबिक लगाएं और उसके बाद फिर इसको बेच दें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमेशा आपको अच्छा रिटर्न दे के जाती है। लेकिन जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं होता तो उस वक्त जो प्लॉट्स को लेके बेचना, फ्लिप करना, वो फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो टैक्सेस इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं कि आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और बाय भी ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए इस तरह का ऑप्शन जो है वो सिर्फ जो रीफर्निश्ड करके प्रॉपर्टी बेचना, या जो इस तरह की प्रॉपर्टी लेके जो कि जिसको कुछ इसके ऊपर पैसे लगा के कुछ खूबसूरत करके बेचा जा सके, कुछ थोड़ी सी शक्ल तब्दील की जा सके, तो इस तरह की प्रॉपर्टी फ़ायदा देती है। जी बिल्कुल, एयरबीएनबी के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो जब से यहाँ पे ये बाइकी आया है तो इसमें बाइकी बहुत से लोग जो हैं इनको रोज़गार मिला है, और इसी तरह बहुत से लोग जो कि जाना चाहते हैं बहुत थोड़े पैसों में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है। इसी तरह एयरबीएनबी के ऊपर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के पिछले जब बहुत ज़्यादा बिल आ रहे थे या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस थे वो नहीं निकाल पा रहे थे, तो बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि एक पोर्शन जो है वो एयरबीएनबी पे लगा दिया और इससे उनके जो घरों के एक्सपेंसेस हैं वो निकलना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब तो लोग इसको कमर्शियल कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ लोग रेंट पे ले लेते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं। अपार्टमेंट साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, उसको खुद फर्निश किया और फर्निश करने के बाद एयरबीएनबी पे लगा दिया। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, कुछ इसमें नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर जो इसमें है वो फ़ायदा है, और जो लोग एयरबीएनबी के ऊपर काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। जो लोग एयरबीएनबी रेंट पे चीज़ें लेते हैं उनको भी इसमें फ़ायदा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का अभी कोई भी इसका मुतबादल नहीं है। ये आप जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल रियल एस्टेट की कंपनी है जो कि सर्विसेज देती है, तो पाकिस्तान में भी इस तरह के जो मुख्तलिफ कंपनी उनको सोचना चाहिए, इस तरह का सेटअप बनाना चाहिए जो कि एयरबीएनबी की तरह काम करे। तो इससे यकीनी तौर पर फिर पाकिस्तान में इसका भी लोगों को मकामी तौर पर भी फ़ायदा होगा, जो कंपनीज इस पे आएंगी उनको भी फ़ायदा होगा।